हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th में इंग्लिश में प्रोज का चैप्टर 2 लॉ स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो देखो, ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज और दूसरा जो पार्ट है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसकी नरेटर कौन है चैप्टर की? अनीस जंग। तो हम क्या करेंगे, हम लोग आज इसका पहला पार्ट पढ़ लेंगे और कल इसका सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो देखो, इस वाले चैप्टर में पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। टाइटल से आपको क्या समझ आ रहा है? द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। किसकी स्टोरी है? स्टोलन चाइल्डहुड मतलब खोए हुए बचपन की कहानियाँ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो लेसन है द लॉ स्प्रिंग, ये किसके बारे में बताता है? ये उन चिल्ड्रंस के बारे में बताता है, उन बच्चों के बारे में बताता है जिन्होंने गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से अपना बचपन खो दिया, जिन्होंने बचपन से ही काम किया है, गरीबी की वजह से अपना बचपन उन्होंने खो दिया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अनफॉर्चुनेट रैग पिकर्स। रैग पिकर्स कौन होते हैं? कबाड़ी। तो ये जो लेसन है, ये जो फर्स्ट पार्ट है लेसन का, ये किसके बारे में बताता है? ये रैग पिकर्स, अनफॉर्चुनेट, अनलक्की जो रैग पिकर्स हैं, जो कबाड़ी हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताता है। मोस्ट ऑफ देम आर माइग्रेंट्स फ्रॉम ढाका एंड हैव सेटल्ड इन सीमापुरी। तो उनमें से ज़्यादातर कौन है जिनके बारे में स्टोरी है? उनमें से ज़्यादातर कौन है? माइग्रेंट्स हैं ढाका से। जो आपको पता होगा कि 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर आपने सिविक्स में पढ़ा हो उसके बारे में, तो उस समय पर क्या हुआ था? भारत में 80 लाख पीपल ने क्या किया था, यहाँ पर वो लोग अपना देश छोड़कर आ गए थे। ठीक है, बांग्लादेश छोड़कर यहाँ पर आ गए थे 80 लाख पीपल्स। तो जिनके अंदर रैग पिकर्स बहुत सारे थे, माइग्रेंट्स थे, ये लोग ढाका से ही आए थे। ठीक है, बांग्लादेश से आए थे 1970 में ही, 1971 में ही अपना देश छोड़कर ये लोग यहाँ पर आए थे। और ये लोग कहाँ पर सेटल्ड थे? दिल्ली के सीमापुरी बॉर्डर पर ये लोग सेटल्ड थे। ठीक है, वहाँ पर ये लोग रहते थे। तो इनकी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज साहिब। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर के नाम दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट में। पहली अनीस जंग जो कि स्टोरी के नरेटर हैं, दूसरा है साहिब आलम जो कि एक रैग पिकर है, कबाड़ी है, फ्रॉम ढाका, लिव्स इन सीमापुरी। ये रहता है सीमापुरी में अपनी फैमिली के साथ। तो इनके बारे में स्टोरी है। और जो लड़का है साहिब, वो कौन है? स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ही इज़ अ रैग पिकर एंड इज़ ऑलवेज बिजी इन सर्चिंग फॉर गोल्ड हेयर एंड देयर। ये एक रैग पिकर है लड़का और ये हमेशा बिजी रहता है यहाँ वहाँ गोल्ड ढूंढने में। मतलब गोल्ड से यहाँ पर मनी को प्रेजेंट किया गया, मनी के बारे में बोला गया है। ये हमेशा पैसे ढूंढने में बिजी रहता है। और पैसे कहाँ ढूंढता है? ही स्क्राउंज गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स के अंदर ये पैसे या फिर गोल्ड ढूंढता है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेन जो है कन्वर्सेशन है अनीस जंग और साहिब की। साहिब को उन्होंने किन किन सिचुएशंस में देखा, अनीस जंग ने उनसे बात की जब साहिब से, तो क्या उनकी कन्वर्सेशन रही वो यहाँ पर चैप्टर में बताई गई है। और उन्होंने साहिब की सिचुएशन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ वो कहते हैं व्हाई डू यू डू दिस। तो एक दिन अनीस जंग जो है उन्हें साहिब दिखाई देता है क्या करता हुआ? नेबरहुड में गार्बेज हीप्स पे या गार्बेज डंप्स को स्क्राउच करता हुआ, गार्बेज डंप्स में, कूड़े के ढेरों में ढूंढता हुआ। क्या ढूंढता हुआ? क्या स्क्रॉच कर रहा था? वो गोल्ड स्क्रॉच कर रहा था, मनी ढूंढ रहा था या फिर गोल्ड ढूंढ रहा था। उनके लिए ट्रेजर जैसा था ये। ठीक है, तो वो गार्बेज हीप्स में गोल्ड को ढूंढ रहा था। और ढूंढते हुए जब हमारी अनीस जंग ने साहिब को देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो? व्हाई डू यू डू दिस। तो वो साहिब कहता है, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। उसने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था एंड इवन उसको रिमेंबर नहीं था उसका घर कैसा था। वो ढाका से आया था, ढाका की ग्रीन फील्ड्स थी जिसको बहुत समय पहले उसने उन्हें छोड़ दिया था। और क्या रीज़न बताया उसकी मॉम ने उसको कि देखो उसको उसका घर है ना याद नहीं था। ठीक है, और उनकी मॉम ने क्या कहा था, साहिब की मम्मी ने क्या कहा था उससे कि उसका घर उन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि तूफान आए थे बहुत सारे जिसकी वजह से उनकी फील्ड्स और घर तबाह हो गए। ठीक है, इस वजह से उन्होंने वहाँ से घर छोड़ा था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव। तो अब वो कहाँ पर रह रहे हैं? बिग सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर वो गोल्ड के लिए या सर्वाइवल के मीन के लिए वो लोग तलाश करते हैं। ठीक है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। तो साहिब दूसरी तरफ देखता हुआ बड़बड़ाता है, और बड़बड़ाता हुआ क्या बोलता है वो कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, गो टू स्कूल आई से लाइवली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो जो अनीस जंग है वो क्या बोलती है साहिब को कि स्कूल जाओ, और फिर बाद में उनको रिमेंबर होता है, याद आता है कि उनकी एडवाइस कितनी बेकार है। ठीक है, कितनी हॉलो साउंड कर रही है वो
साहिब के लिए। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब क्या कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो लोग बना देंगे तो मैं स्कूल जाया करूँगा, ठीक है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो हंसते हुए अनीस जंग साहिब से पूछती है कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो वो हंसते हुए कहता है, स्माइल करते हुए बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है और वो कहता है कि हाँ मैं आऊँगा, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर आई सीइंग हिम रनिंग अप टू मी। थोड़े दिन बाद अनीस जंग देखती हैं कि साहिब उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और उनसे पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी है? तो क्या होता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो अनीस जंग कहती है कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। आई से embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound every corner of his bleak world। तो क्या बोलती है अनीस? उनसे कहती है कि स्कूल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और बाद में वो शर्मिंदा होती है अपने उस प्रॉमिस पर जो कि जिसका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने ऐसा प्रॉमिस साहिब से किया था जिसका कोई मतलब नहीं था, जो कि झूठा था। पर फिर वो सोचती है कि इस तरीके के जो प्रॉमिस से पूरा वर्ल्ड भरा हुआ है, साहिब की जो दुनिया है वो ऐसे ही झूठे और रूखे प्रोमिसेस से भरी हुई है, ठीक है। सो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। तो साहिब को जानने के कुछ महीनों के बाद जो नरेटर है अनीस जंग है, वो साहिब से पूछती है कि उसका नाम क्या है। वो बताता है साहिब आलम, ठीक है। तो अब साहिब आलम का मतलब आपको पता है, साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब दुनिया का मालिक, ठीक है। तो he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it। तो क्या होता है, जब वो बताता है साहिब आलम, तो उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता। अगर उसे उसका मतलब पता चल जाए, साहिब आलम मतलब दुनिया का मालिक, तो उसके लिए इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी सिचुएशन बिल्कुल मैच नहीं करती। साहिब की सिचुएशन कुछ और है और उसके नाम का मतलब कुछ बिल्कुल ही पैरेलल है, उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो बताते हैं कि अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्स एट नून। तो बताती हैं कि अपने नाम से बिल्कुल अनअवेयर, बिल्कुल अनभिज्ञ, बिल्कुल अनजान, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है और वो पूरी आर्मी है, पूरी फौज है बेयरफुट बॉयज़ की, जो नंगे पैर रहते हैं, ऐसे बॉयज़ की पूरी वो आर्मी है जिनके साथ साहिब रहता है, ठीक है। और वो कैसे लगते हैं, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते हैं कि सुबह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बताते हैं कि उनका सबका नाम जानने में थोड़ा सा टाइम अनीस को लग गया था। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद उन सबको वो पहचानने लगी थी, ठीक है। तो वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो उनमें से एक से अनीस पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई हैं। तो वो लड़का क्या रिप्लाई करता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। तो होता है कि मेरी मम्मी जो है वो शेल्फ के ऊपर से उन्हें उतार कर ही नहीं देती हैं, ठीक है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एट अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो उनमें से एक लड़का जिसके शूज़ भी आपस में मैच नहीं कर रहे थे, वो बोलता है, उनकी बात में ऐड कर देता है कि अगर वो उतार कर दे भी देंगी तो ये उनको फेंक देगा, मतलब शूज़ को फेंक देगा, ठीक है। तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो वो कहती है जब मैंने इसके बारे में उससे बात की तो वो क्या करता है, अपने पैरों को रगड़ता, शफल करता है और उसके बाद वो कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज सेड अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो बोलती हैं, तो बताती हैं कि आई वॉन्ट अ शूज़। उनमें से एक लड़का, तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में एक जूतों का जोड़ा पेयर नहीं खरीदा या फिर नहीं पहना है, ठीक है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। तो अनीस बताती है कि पूरे कंट्री का ट्रैवल करते हुए, पूरी कंट्री में घूमते हुए मैंने देखा है कि सिटीज़ में भी और विलेज की सड़कों पर भी जो चिल्ड्रन हैं वो बेयरफुट घूमते, नंगे पैर घूमते। तो एक एक्सप्लेनेशन इसके लिए ये दी जा सकती है कि वो लोग गरीब नहीं हैं, पैसे की कमी नहीं है, बल्कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक ट्रेडिशन है, ठीक है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो बताती है कि क्या ये बहाना हो सकता है गरीबी में बने रहने का, ठीक है। तो वो आगे बोलते हैं, आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। तो इससे उन्हें एक लड़के की कहानी याद आती है, उडुपी के आदमी की कहानी याद आती है
तो बताते कि एज अ यंग बॉय, वो लड़का था, जब छोटा लड़का था तो वो स्कूल जाता था, जो कि पहले एक ओल्ड टेम्पल था, वेयर हिज फादर वॉज प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता जो थे, पापा जो थे, वो क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, तो वो मंदिर पर रुक जाता था और वहाँ रुक कर वो क्या प्रे करता था, वो प्रे करता था एक शूज़ के पेयर के लिए, जूतों के जोड़े के लिए वो प्रार्थना करता था वहाँ पर मंदिर पर रुककर, ठीक है। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, तो 30 ईयर्स के बाद अनीस वहाँ पर जाती है उस टेम्पल पर और उसके टाउन में। तो वहाँ पर वो क्या देखती है, वहाँ पर वो देखते हैं कि विच वॉज नाउ ड्रोन इन एयर ऑफ डेजोलेशन, तो वो क्या कहती है कि वो जगह बिल्कुल उजाड़ हो चुकी थी, ठीक है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, बैकयार्ड में जहाँ पर नया प्रीस्ट रहता था, वहाँ पर क्या था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो वहाँ पर कैसी थी, रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी, ठीक है। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. तो क्या बताती हैं कि जहाँ पर वो गई थी वहाँ पर वो देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का वहाँ पर भागता हुआ आ रहा है। उसने क्या पहना हुआ है, ग्रे कलर की उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, उसने सॉक्स पहनी हुई है, शूज़ पहनी हुई है, और वो भागते हुए भागता हुआ आ रहा है और उसने अपना स्कूल बैग उतार कर फेंक दिया फोल्डिंग बेड पर, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड अप टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, लेट मी नेवर लूज देम, तो वो बताती है कि क्या बोलता है यहाँ पर, उनको याद आ जाती है उस लड़के की जिसने देवी से प्रार्थना की थी एक पेयर शूज़ के लिए पहले, मतलब जिस बॉय के बारे में बता रही है ना, उसकी प्रार्थना उनको याद आ जाती है। उसने देवी से प्रार्थना की थी शूज़ के पैर के लिए, और जब उसको वो मिल गए तो उसने कहा कि अब मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा, ठीक है, अब मैं इन्हें कभी ना कहूँ। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो जो गॉडेस थी, मतलब जो देवी थी, उसने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज़, तो जो छोटे लड़के थे प्रीस्ट के, मतलब पुजारी के लड़के की तरह शूज़ पहनते थे, पर बट मैनी अदर लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूज़लेस, पर अभी भी जो मेरे आस पड़ोस में लड़के थे, रैग पिकर्स थे, वो कैसे थे, शूज़लेस थे, अभी भी उनके पास शूज़ नहीं थे, ठीक है, वो ऐसे ही बने रहते हैं। तो बोलती है माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from its metaphorically। तो बताती हैं कि मेरा जो परिचय था, या जो मेरे बेयरफुट्स के साथ, जो बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ जो मेरा परिचय था या जो जान पहचान थी, वो मुझे कहाँ ले गई, सीमापुरी ले गई, जो कहाँ पर है, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की बाहरी सीमा पर है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, लाक्षणिक रूप से वो दिल्ली की बाहरी सीमा पर पड़ती है। दोज हु लीव्स हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो बताती हैं कि वहाँ पर जो लोग रहते थे वो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। वो लोग क्या थे, वो स्क्वैटर्स थे, मतलब सार्वजनिक भूमि पर बिना अधिकार के जो लोग रहते हैं वो लोग थे। सार्वजनिक भूमि मतलब सरकारी भूमि पर, या फिर सरकारी जो सार्वजनिक प्लेस है, मतलब हर कोई वहाँ पर आ जा सकता है, ऐसी प्लेस पर वो लोग कैसे रहते थे, विदाउट परमिशन रहते थे, स्क्वैटर्स थे। तो उनके बारे में बताती है कि उनके पास में गई वो लोग जो थे बांग्लादेश से आए थे, 1971 में आए थे। वो कहाँ रहते थे, सीमापुरी की जो बाहरी सीमा थी, मतलब जो दिल्ली के बाहरी सीमा पर स्थित था जो जगह, वहाँ पर वो लोग रहते थे, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, तो सीमापुरी उस समय पर बहुत ज़्यादा वाइल्डरनेस, मतलब बहुत ज़्यादा उजाड़ क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा बेकार जगह थी, ठीक है। मतलब ऐसी जगह थी जहाँ पर रहना किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल था, पर वो लोग वहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो वहाँ का उन्होंने सिनेरियो बताया कि किस तरीके की जगह थी सीमापुरी। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। तो बोलते हैं सीमापुरी पहले भी उजाड़ क्षेत्र था, अब भी उजाड़ क्षेत्र है, पर वहाँ पर मतलब ज़्यादा लोग पहले नहीं रहते थे, अब वहाँ पर लोग रहते हैं, वो खाली जगह नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन, डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव्स 10,000 रैग पिकर्स। तो बताती है कि मिट्टी के घर बने हुए हैं जिन पर टिन की छत पड़ी हुई है, टिन की, और टार्पोलिन मतलब उसको जो हम देखते हैं कि ब्लू कलर का एक प्लास्टिक का मटेरियल रहता है, ठीक है, तिरपाल उसको बोलते हैं, हाँ हिंदी में तिरपाल बोलते हैं। तो उसको लगाकर और टिन को लगाकर वहाँ पर घर बनाए हुए थे मिट्टी के, ठीक है। और वहाँ पर वो जगह कैसी थी, डिवॉइड ऑफ सीवेज, वहाँ पर कोई सीवेज का सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, वहाँ पर चलता हुआ पानी नहीं था ठीक से,
और क्या था, वहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। तो क्या बताते हैं कि वहाँ पर 30 साल से वो लोग रह रहे थे विदाउट एनी आइडेंटिटी, उनके पास कोई पहचान नहीं थी। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के वो लोग रह रहे थे। बट विद राशन कार्ड्स टू गेट their name on voters list and enable them to buy grain। तो बताते हैं कि उनके पास परमिट नहीं था, उनके पास आइडेंटिटी नहीं थी, पर उनके पास राशन कार्ड्स थे जिनकी हेल्प से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया था। और राशन कार्ड्स उनको हेल्प करते थे क्या लेने में, राशन लेने में, अपने घर के लिए ग्रेन्स लेने में हेल्प करते थे। ठीक है, फूड मतलब उनके लिए राशन कार्ड से फूड आ जाता था, वो हेल्प करते थे राशन कार्ड उनकी। ठीक है, फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी से, पहचान से ज़्यादा जिंदा रहने के लिए फूड ज़रूरी है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live than in the fields that gave us no grain। तो वो say a group of women in tattered saris when I asked them for that left their beautiful lands of green fields and river। तो बताती है कि जब मैंने उनमें से कुछ टाटर्ड साड़ीज़ मतलब फटी हुई पुरानी साड़ी पहनी हुई औरतों से मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों रहते हो, अपना इतनी अच्छी जगह ग्रीन फील्ड्स छोड़कर आप लोग यहाँ पर क्यों रहते हो। तो वो बताती हैं, वो औरतें कहती हैं, उन औरतों का ग्रुप क्या कहता है कि अगर हम दिन के आखिर में अपने परिवार को खाना खिलाकर बिना खाली पेट हम लोग अपने बेड पर जाते हैं, मतलब सोते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। हम अपनी ग्रीन फील्ड्स को छोड़कर यहाँ रह लेंगे, उन ग्रीन फील्ड्स को छोड़कर जिनसे हमें कोई ग्रेन नहीं मिला, जिनसे हमें अनाज नहीं मिला, उन फील्ड्स को छोड़कर हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि whenever they find food they pitch their tent, they left their that become transit homes। तो बताते हैं कि जहाँ भी उनको खाना मिलता है, जहाँ भी उनको सर्वाइवल करने का मीट मिल जाता है, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, अपने घर पिच कर लेते हैं, अपने टेंट लगा लेते हैं और जो उनके ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं। ठीक है, कहीं भी ले जाने वाले ट्रांजिट होम्स वो बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उनमें उनके बच्चे बड़े होते हैं और उनके सर्वाइवल में पार्टनर बनते हैं। ठीक है, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। तो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या था, रैग पिकिंग मतलब कबाड़ी बनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ। तो बताती हैं कि गार्बेज उनके लिए क्या था, उनके लिए गोल्ड था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वो उनकी रोजी रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड मतलब उनके सर पर एक छत थी, भले ही वो छत जो है वो लीकिंग रूफ थी, मतलब वो छत लीक करती हो, वहाँ से पानी टपकता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, मतलब बच्चों के लिए वो भी बहुत है। ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा है। बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है और बच्चों के लिए वो एक ट्रेजर है। ठीक है, तो वो आगे क्या बताती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप। तो वो बताती, जब वो साहिब से बात करते तो साहिब कहता है कई बार मुझे क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है, मतलब उसके लिए जो मनी है वो गोल्ड है। तो वो क्या कहते हैं कि कई बार जब वो गार्बेज स्क्राउच करता है तो उसको क्या मिलता है, उसको कभी कभी रुपये मिलता है, कभी कभी पैसे मिलते हैं, कभी कभी 10 रुपये का नोट मिलता है। ठीक है, और उसकी आंखें उस समय रोशनी से भर गई थी। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has meaning a different from what it means to their parents। तो बताते हैं कि अगर हमें गार्बेज के अंदर क्या मिलता है, सिल्वर कॉइन अगर उन्हें मिल जाए तो फिर स्क्राउच करना मतलब खोजना नहीं रोक सकते, क्योंकि वहाँ पर होप होती है, उस समय वहाँ पर होप होती है कि हमें और भी मिल सकता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए वो क्या है, बच्चों के लिए गार्बेज कुछ अलग मीन करता है पेरेंट्स के अलावा, मतलब पेरेंट्स सोचते हैं कूड़ा उनके लिए कुछ और है और बच्चों के लिए कुछ और है। बच्चों के लिए वो क्या है, फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, वो उनके लिए ट्रेजर है, वो उनके लिए आश्चर्य से भरा हुआ है कि इसमें क्या निकल सकता है। और बड़ों के लिए वो क्या है, इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए वो एक जिंदा रहने का जरिया है, सर्वाइवल का जरिया है। ठीक है, One winter morning I see साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। तो बताती है कि एक विंटर में, सर्दियों में सुबह वो साहिब को देखती हैं जो कि फेंस्ड गेट, मतलब आपको पता है ना कि जो बाउंड्रीज जैसे गेट जैसी बाउंड्री बनी हुई होती है पूरी, उसके पास खड़ा हुआ वो अंदर एक क्लब में देख रहा था। वहाँ पर क्लब में क्या हो रहा था, वो एक गेम क्लब था। ठीक है, तो वहाँ पर वो देख रहा होता है, वहाँ पर उसको क्या दिखाई देता है,
वहाँ पर उसको दिखाई देता है वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो बताते हैं कि साहिब को वो देखती है कि वो फेंस के पास से खड़े होकर अंदर देख रहा है, और अंदर वो किसको देख रहा होता है, दो यंग मैन क्या कर रहे थे, जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे, वो लोग टेनिस खेल रहे थे। ठीक है, तो बोलते हैं कि साहिब कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। ठीक है, वो एकदम हम करता है, मतलब धीरे से बोलता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो फेंस के पीछे से वो गेम देखता हुआ ऐसा कहता है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स। तो कहता है कि जब कोई नहीं होता यहाँ पर तो मैं अंदर चला जाता हूँ, जो गेट कीपर है वो मुझे वहाँ पर झूला झूलने देता है, मुझे अंदर जाने देता है। ठीक है, साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहिब ने खुद भी जूते पहने हुए हैं जो कि उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट से थोड़ा अलग लग रही थी, उनके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेंज दिखाई वो दे रही थी। समवन गिव्स देम टू मी। तो बताते हैं कि वो साहिब जो है वो डिस्क्राइब करता है, वो एक्सप्लेन करता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। ठीक है, the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। तो बताती हैं कि ये बात फैक्ट है कि वो जो शूज़ साहिब ने पहने हुए हैं वो शूज़ किसी अमीर लड़के के हैं जिसने उन्हें पहनने से रिफ्यूज़ कर दिया है। क्यों रिफ्यूज़ कर दिया? क्योंकि उनमें से एक जूते के अंदर होल था, पर वो जूते जो हैं उनकी साहिब ने परवाह नहीं की उस होल की। तो वो कहती हैं कि जिनके पास जूते नहीं हैं, जो वो बैरफुट वॉक करते हैं, उनके लिए जो होल वाला शूज़ है वो भी उनके लिए ऐसा है कि उनका सपना सच हो गया है। ठीक है, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज़ सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। पर जो गेम वो देख रहा था तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके सामर्थ्य से बाहर था। ठीक है, उसके ड्रीम का हिस्सा तो था पर वो उसकी सामर्थ्य से बाहर था, वो उसको अचीव नहीं कर सकता था। ठीक है, तो दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। इस सुबह जब वो अनीस उसको देखती हैं साहिब को, तो वो कहाँ जा रहा है? मिल्क बूथ के रास्ते पर जा रहा है, मिल्क बूथ पे जा रहा है वो दूध लेने के लिए। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनेस्टर है। और साहिब उनको बताता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस। तो थोड़ी दूर वो इशारा करते हुए साहिब उनको बताता है कि मैं उस टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो डाउन द रोड है, थोड़ा सा सड़क से नीचे जाकर जो टी स्टॉल है मैं वहाँ पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। अब मुझे मिलते हैं उस काम के लिए 800 रुपये और तीनों समय का खाना। ठीक है, ऑल माई मील्स, खाना भी मिलता है साहिब को उस काम के लिए, और 800 रुपीज़ भी मिलते हैं। तो अनीस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? डज ही लाइक द जॉब? तो क्या होता है, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो बताती है कि मैंने उसका चेहरा देखा और उसके चेहरे पर से जो बेपरवाही थी ना उसकी, वो गायब हो चुकी थी। द स्टील कनेस्टर दैट ही कैरी, वो किससे बिलोंग करता था? वो जो स्टील कनेस्टर उसके हाथ में था वो बिलोंग करता था टी स्टॉल के मालिक को। पर जो बैग उसका था वो उसका खुद का था, पर जो कनेस्टर था वो किसका था? मालिक का। तो अब साहिब खुद का मास्टर नहीं था, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो खुद का मास्टर नहीं था, अब वो टी स्टॉल ओनर का नौकर था, जिस वजह से उसकी खुशी उसके फेस से गायब हो गई थी। तो ये पूरी स्टोरी थी इस वाले पार्ट में जो डिस्क्राइब की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट है जो हम वो कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी डाउट कहीं भी आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।